मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कॉकरोचों का प्रेशर सरकार पर साफ दिख रहा है। धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी तय मानी जा रही है तो हरदीप सिंह पुरी का पत्ता कटना भी पक्का लग रहा है। बीते 12 साल में यह 5वां मौका होगा जब मोदी अपनी कैबिनेट में फेरबदल करेंगे। खबर है कि 6 मंत्री बाहर होंगे, 9 नए मंत्रियों की एंट्री होगी और 3 मंत्रियों के मंत्रालयों में फेरबदल हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन 6 मंत्रियों की जिनके हटने की सुगबुगाहट है। इसमें पहला नाम है धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री। संघ और विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड वाले धर्मेंद्र प्रधान 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। अभी ओडिशा के संबलपुर से लोकसभा सांसद हैं और पिछले 12 साल से मोदी सरकार में मंत्री हैं। जुलाई 2021 से शिक्षा मंत्रालय इनके पास है। धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते 5 बड़ी लापरवाहियां हुई। 2026 में नीट पेपर लीक, सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी, यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस, 2024 में यूजीसी नेट पेपर लीक और 2020 में आई नई शिक्षा नीति के लागू होने में देरी। इसके चलते केंद्र सरकार बार बार बैकफुट पर नजर आई। और इधर कॉकरोच लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी लगभग तय हो चुकी है। अगला नाम हरदीप सिंह पुरी का है, पेट्रोलियम मंत्री हैं। 1974 बैच के रिटायर्ड आईएफएस अफसर हरदीप सिंह पुरी 2014 में बीजेपी से जुड़े, 2 बार राज्यसभा सांसद बने। सितंबर 2017 से केंद्रीय मंत्री हैं। अभी इनके पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। एप्स्टीन फाइल्स में पुरी का नाम जुड़ा। फरवरी में कांग्रेस ने दावा किया कि 2014 से 2017 के बीच पुरी ने जेफरी एप्स्टीन से 62 ईमेल एक्सचेंज किए और 14 मीटिंग्स की। उन्हें हटाने की एक वजह उनकी उम्र भी हो सकती है। 74 साल के पुरी पिछले 9 साल से मंत्री हैं। अगला नाम है रवनीत सिंह बिट्टू का, रेल राज्य मंत्री हैं। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस में 3 बार लोकसभा सांसद बने। मार्च 2024 में भाजपा में आए, फिर राज्य मंत्री बने। अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा पहुंचे। 3 जून को बिट्टू ने अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने की इच्छा जाहिर की। उनका कहना है कि मैंने लोकसभा और राज्यसभा में 17 साल पूरे कर लिए हैं। अब मैं अपना सामान पैक कर चुका हूं और पंजाब जाने के लिए तैयार हूं। 4 जून को बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इसमें बिट्टू का नाम नहीं था। 21 जून 2026 को उनका कार्यकाल खत्म हो गया। बिट्टू बीजेपी को पंजाब की सत्ता तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। लुधियाना की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अगला नाम पंकज चौधरी का है, वित्त राज्य मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की महाराजगंज सीट से 7 बार के लोकसभा सांसद पंकज चौधरी जुलाई 2021 से वित्त राज्य मंत्री हैं। दिसंबर 2025 में भाजपा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। बीजेपी की इंटरनल पॉलिसी एक व्यक्ति एक पद के चलते चौधरी को मोदी कैबिनेट से मुक्त किया जा सकता है, ताकि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए उनका फोकस संगठन और चुनावी मैनेजमेंट पर बना रहे। अगला नाम है हर्ष मल्होत्रा का, सहकारिता राज्य मंत्री हैं। 2015-2016 में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर बने। 2024 में पूर्वी दिल्ली से सांसद और मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री बने। मई 2026 में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। इनके साथ भी एक व्यक्ति एक पद की नीति के तहत 62 साल के मल्होत्रा को कैबिनेट से हटाया जा सकता है। अगला नाम है जॉर्ज कुरियन का, अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे हैं। जून 2024 में मोदी सरकार में राज्य मंत्री बने। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय का जिम्मा मिला। अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे। 23 जून को मोदी कैबिनेट के इकलौते ईसाई मंत्री कुरियन ने इस्तीफा दे दिया था। इसकी वजह अप्रैल मई में हुआ केरलम विधानसभा चुनाव है। बीजेपी को उम्मीद से कमतर नतीजे मिले। 65 साल के कुरियन ने चुनाव भी लड़ा, लेकिन कंजरापल्ली सीट पर वो तीसरे नंबर पर रहे। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी एंट्री हो सकती है, जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा है। तो वो नाम, जो पहला नाम है वो है शक्तिकांत दास का। तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव 2 हैं। आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व सचिव, 15वें वित्त आयोग के सदस्य,
G20 शेरपा और 2018 से 2024 तक आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। मोदी सरकार के बड़े आर्थिक फैसले जिसमें नोटबंदी और जीएसटी इनको लागू करने में इनकी अहम भूमिका रही है। बतौर आरबीआई गवर्नर 3 बार कार्यकाल विस्तार मिलना उन पर मोदी सरकार के भरोसे का सबूत है। इस दौरान दास ने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखा, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया और बैंकिंग रेगुलेशन मजबूत किया। सरकार को उम्मीद है कि प्रशासनिक और आर्थिक समझ रखने वाले दास वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगे। इस फहरिस्त में अगला नाम है अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, हमीरपुर लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार सांसद हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अनुराग राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तब बतौर सूचना और प्रसारण मंत्री उनका रिपोर्ट कार्ड काफी अच्छा रहा। अगले साल हिमाचल में विधानसभा चुनाव हैं। भाजपा चाहती है कि अनुराग के बूते युवा वोटर्स को लामबंद करके मौजूदा कांग्रेस सरकार को हटाया जाए और सत्ता में वापसी की जाए। अगला नाम आता है मध्य प्रदेश से वीडी शर्मा का। वीडी शर्मा पुराने संघी माने जाते हैं। 3 दशकों तक आरएसएस और एबीवीपी में काम किया। 2013 में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुए। 2020 से 2025 तक भाजपा के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे। अभी खजुराहो से लगातार दूसरी बार सांसद हैं। मध्य प्रदेश के ज्यादातर राष्ट्रीय नेताओं को राज्य की राजनीति तक सीमित कर दिया गया है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल इनके नाम हैं। 55 साल के वीडी शर्मा को केंद्र में मंत्री पद देकर भाजपा मध्य प्रदेश से अगली पीढ़ी के राष्ट्रीय नेता तैयार करना चाहती है। पार्टी में वीडी की छवि मजबूत संगठन वाले नेता की है। उनके अध्यक्ष रहते भाजपा ने 2024 में मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीत ली थी। अगला नाम है तरुण चुग का। पंजाब के अमृतसर से आते हैं। आरएसएस का बैकग्राउंड है। 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन जीते नहीं हैं। 2018 से वो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने पंजाब के कोटे से चुग को मध्य प्रदेश से उतारा और वो जीत गए। चुग को रवनीत सिंह बिट्टू की जगह राज्यसभा सीट मिली और अब मंत्री पद मिलने की भी उम्मीद है। और अगला नाम है राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से आए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट से नेता बने, केजरीवाल के करीबी रहे। 2020 में दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बने। 2022 में पंजाब से राज्यसभा पहुंचे। अप्रैल में राघव ने आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भाजपा की कोशिश है अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में राघव के बूते आम आदमी पार्टी को हराना। दरअसल पंजाब के पिछले विधानसभा चुनाव में राघव ने आम आदमी पार्टी के लिए ग्राउंड वर्किंग और इलेक्शन मैनेजमेंट किया था। उन्हें आम आदमी पार्टी की अंदरूनी बातें पता है। राघव भाजपा के लिए पंजाब में एग्रेसिव कैंपेन कर सकते हैं। शहरी इलाकों और जेनजी वोटर्स में भाजपा के लिए पैठ बना सकते हैं। अगला नाम महाराष्ट्र से है श्रीकांत शिंदे का। श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। कल्याण सीट से लगातार तीसरी बार सांसद हैं। शिवसेना उद्धव गुट के 6 लोकसभा सांसदों को तोड़ने के लिए जो ऑपरेशन टाइगर हुआ उसमें इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। इनाम के तौर पर इनको मंत्री पद मिल सकता है। अगला नाम भी शिवसेना के शिंदे गुट से संजय दीना पाटिल का है। एनसीपी से राजनीति की शुरुआत हुई। मुंबई की भांडुप से विधायक बने। 2009 में उत्तर पूर्वी मुंबई से लोकसभा सांसद बने। 2022 में शिवसेना उद्धव गुट से जुड़े और 2024 में दोबारा लोकसभा के सांसद बने। ऑपरेशन टाइगर के चलते पाटिल शिवसेना शिंदे गुट में आ चुके हैं। बागी होने के इनाम के तौर पर संजय को भी मंत्री पद मिल सकता है। इसके पीछे स्ट्रेटेजी है शिवसेना उद्धव को और कमजोर करने की, बीजेपी वाले महायुति महागठबंधन को मजबूत करने की। अगला नाम बंगाल से आता है काकोली घोष दस्तीदार। डॉक्टर से नेता बनी काकोली पश्चिम बंगाल की बारासात सीट से लगातार 4थी बार सांसद हैं। टीएमसी की संस्थापक सदस्य हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी रह चुकी हैं। काकोली के नेतृत्व में ही 20 टीएमसी सांसद बागी हो गए। बाद में एनसीपीआई से जुड़े और भाजपा को सपोर्ट दिया। इस टूट के इनाम के तौर पर काकोली घोष को मंत्री बनाया जा सकता है। अगला और आखिरी नाम अरुण गोविल का हो सकता है। रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल 2021 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। 2024 में उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट से सांसद बने।
अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। सोशल इंजीनियरिंग के चलते गोविल को मंत्री बनाया जा सकता है। गोविल पश्चिमी यूपी के वैश्य समाज से आते हैं। उनके बूते भाजपा हिंदुत्व और सांस्कृतिक मुद्दे को भुना सकती है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की, उन चेहरों की जिनके मंत्रालय बदले जा सकते हैं। इसमें पहला नाम निर्मला सीतारमण का है। अभी वित्त मंत्री हैं। कर्नाटक से आने वाली निर्मला सीतारमण 2014 से राज्यसभा सांसद हैं। 2017 में वो रक्षा मंत्री बनी। 2019 से वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं। सरकार और भारत की माली हालात कुछ महीनों से ठीक नहीं है। महंगाई पिछले 16 महीनों के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। सरकार को लग रहा है कि किसी टेक्नोक्रेट को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाए। ऐसे में निर्मला की जगह आरबीआई के गवर्नर रहे शक्तिकांत दास को लाया जा सकता है। निर्मला को शिक्षा मंत्रालय मिल सकता है। अगला नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में कांग्रेस से भाजपा में आए। जुलाई 2021 में मोदी सरकार में मंत्री बने। नागरिक उड्डयन, दूरसंचार जैसे मंत्रालय संभाले। अभी उनके पास पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्रालय का जिम्मा है। सिंधिया हाई परफॉर्मिंग और डिलीवर करने वाले नेता माने जाते हैं। उनकी क्षमता और प्रभाव को देखते हुए उनको प्रमोट करने की तैयारी है। उनको रेल, वाणिज्य, उद्योग जैसा कोई अहम मंत्रालय मिल सकता है। अगला नाम प्रहलाद जोशी का है। प्रहलाद जोशी कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। धारवाड़ से लगातार 5वीं बार सांसद हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में संसदीय कार्य, कोयला और खनन मंत्री रहे। अभी वो नवीनीकरण, ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। जोशी के सांगठनिक और संसदीय अनुभव के मद्देनजर उनको किसी बड़े या ज्यादा राजनीतिक प्रभाव वाले मंत्रालय का जिम्मा मिल सकता है। 2028 में जोशी के गृह राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, जहां भाजपा को कई उम्मीदें हैं। अब अगर दोस्तों मोदी सरकार में हुए फेरबदल में आप ध्यान दें तो कुछ ट्रेंड खास तौर पर नजर आते हैं। एक तो साफ तौर पर यह दिखता है कि कॉरपोरेट कंपनियों की तरह मोदी सरकार में भी अगर कोई मंत्री उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता या उसके मंत्रालय से जुड़ा कोई विवाद सामने आ जाता है तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी छुट्टी कर दी जाती है। इसी तरह आपको याद होगा एमजे अकबर ने 2018 में इस्तीफा दिया था। 2021 में कोरोना महामारी के मिसमैनेजमेंट के बाद तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया गया। बतौर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को अच्छा प्रदर्शन न होने के चलते कैबिनेट से बाहर कर दिया गया था। दूसरी जो बात देखने को मिलती है, मोदी सरकार में सिर्फ पारंपरिक नेता ही मंत्री नहीं बनते, बल्कि जटिल और अहम मंत्रालयों का जिम्मा पूर्व आईएएस, आईएफएस अफसर या डोमेन एक्सपर्ट्स, टेक्नोक्रेट्स, इनको देने का चलन है। जैसे पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाना, पूर्व आईएएस अफसर अश्विनी वैष्णव को रेल और आईटी मंत्रालय सौंपना, पूर्व आईएएस अफसर अर्जुन राम मेघवाल और रिटायर्ड आईएफएस अफसर हरदीप सिंह पुरी को केंद्रीय मंत्री बनाना। अगली बात, चुनावी राज्यों की इंजीनियरिंग। मोदी सरकार में यह पैटर्न खास तौर पर रहा है कि हर कैबिनेट में फेरबदल में अगले विधानसभा चुनावों की सोशल और इलेक्टोरल इंजीनियरिंग को सेट किया जाता है। जुलाई 2021 में मोदी कैबिनेट का सबसे बड़ा फेरबदल हुआ। तब उत्तर प्रदेश के पंकज चौधरी, अजय मिश्रा टेनी, अनुप्रिया सिंह पटेल, एसपी सिंह बघेल, भानु प्रताप सिंह वर्मा, कौशल किशोर, गुजरात के महेंद्र मुंजापारा, दर्शना जरदोश, देवू सिंह चौहान जैसे नेताओं को मंत्री बनाया गया। इसके पीछे 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव थे। और एक और जो पैटर्न है वो है एक व्यक्ति एक पद। बीजेपी बार बार ये बात दोहराती है कि वो एक व्यक्ति एक पद की नीति अपनाती है, यानी कोई नेता सरकार और संगठन दोनों में एक साथ बड़े पद नहीं पा सकता। जैसे 2014 में राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने तो 2 महीने बाद भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2019 में जब अमित शाह गृह मंत्री बने तो अगले ही महीने जगत प्रकाश नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया और 8 महीने बाद शाह ने अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया। जनवरी 2026 में जब नितिन नवीन पार्टी के अध्यक्ष बने तो उन्हें बिहार सरकार में अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा। अब मोदी सरकार में यह बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। बहुत से चेहरों की छुट्टी, बहुत से चेहरों की एंट्री। क्या कुछ होगा उस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।